हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो नंबर 43, या फिर हम कह सकते हैं कि ये तीसरे चैप्टर का 9वां वीडियो है। और आज हमारे पास है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है आयनिक त्रिज्या, या हम कह सकते हैं आयनिक रेडियाई। तो आयनिक त्रिज्या या आयनिक रेडियाई का क्या अर्थ होता है उसे हम समझेंगे। मान लो आपके पास कोई भी एक एटम का न्यूक्लियस है। ये मान लो किसी परमाणु का नाभिक है जिसके ऊपर धनावेश होता है, और इस नाभिक के चारों तरफ बहुत सारी कक्षाएं हैं, ऑर्बिट्स हैं। उन सारी कक्षाओं में, सारे ऑर्बिट्स में से एक ऑर्बिट ऐसा है जिसे हम कहते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, और इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपके इलेक्ट्रॉन भी हैं। ठीक है, मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है। तो हमें देखना है कि जो हमारी आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है उसकी न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस है। न्यूक्लियस के सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, यहां तक का, यानी इलेक्ट्रॉन के क्लाउड का, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है उसके क्लाउड का जो डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस के सेंटर से, उस डिस्टेंस को हम कहेंगे आयनिक रेडियस, यदि ये कोई आयन है। ठीक है, मैं आपको कह रहा हूं कि मान लो ये हमारे पास एक क्या है, आयन। आयन तो आपको पता है। जैसे मैं कहूं कि मान लो हमारे पास सोडियम का एटम था, और सोडियम के एटम में से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो सोडियम का एटम कन्वर्ट हो जाता है सोडियम के कैटायन में या धनायन में। जैसे मान लो हमारे पास क्लोरीन का एटम था, क्लोरीन के एटम में हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, जोड़ दिया, तो क्लोरीन का एटम बदल जाता है एनायन में। तो जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन होता है उसे तो कहते हैं हम कैटायन। क्या कहते हैं? कैटायन। और जो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है उसे कहते हैं हम एनायन। ठीक है, तो ये हमारे पास जो हमने यहां बनाया है ये एक आयन है, या तो ये कैटायन है और या तो ये एनायन है। हमें देखना है कि इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसकी न्यूक्लियस के सेंटर से कितना टोटल डिस्टेंस है, और उस डिस्टेंस को ही या उस डिस्प्लेसमेंट को आप कहोगे आयनिक रेडियस। ठीक है, देखो जरा, किसी आयन के नाभिक के केंद्र तथा आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच की दूरी को आयनिक रेडियाई कहते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि हमने कह तो दिया कि हमें क्या करना है। हमने इस बात को कह दिया कि हमें ये जो न्यूक्लियस का सेंटर है और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस नापना है, उसे हम आर आई कह सकते हैं, आयनिक रेडियस कह सकते हैं। पर मैं आपको एक बात बताता हूं, आप किसी अकेले आयन का आयनिक रेडियस नहीं निकाल सकते, यह बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे मैं आपको कहूं कि मान लो मेरे पास एक आयनिक कंपाउंड है NaCl। ये एक आयनिक कंपाउंड है। इस आयनिक कंपाउंड में Na तो है कैटायन, Na पॉजिटिव आयन, और एक Cl नेगेटिव है, यहाँ एनायन। तो हम किसी आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं पूरे की, और उस आयनिक कंपाउंड में जो आयन होते हैं जैसे कैटायन और एनायन, उन आयनों के बीच की जो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है, यानी आप देख रहे होंगे यहाँ देखो, पहले आयन का तो न्यूक्लियस ये है और दूसरे का ये है, कैटायन का न्यूक्लियस और एनायन का न्यूक्लियस। इन दोनों न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ। क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ। और इस बॉन्ड लेंथ के यहां से यदि मैं लाइन खींच दूं एक, मान लो मैं यहां से एक लाइन खींचता हूं, यहां से जहां ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यहां लाइन खींच दी, तो इधर वाला जो रेडियस होगा ये ग्रीन कलर से जो दिखा रखा है यहां से लेके यहां तक का, इस रेडियस को हम कहेंगे, क्योंकि ये कैटायन का रेडियस है तो आप इसे कहोगे रेडियस ऑफ कैटायन। और दूसरा बड़े वाला जो एनायन है उसे, उसका रेडियस होगा रेडियस ऑफ एनायन, इसे कहोगे आप, ये रेडियस ऑफ एनायन है इधर, और इधर है ये रेडियस ऑफ कैटायन।
ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि अकेले किसी भी आयन का आप आयनिक रेडियस नहीं निकाल सकते। आपको पता चल गया आयनिक रेडियाई का मतलब होता है किसी आयन के नाभिक के केंद्र तथा आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच की दूरी को आयनिक रेडियाई कहते हैं। इस डायग्राम से आपको समझ में आ गया। अब देखो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की निश्चित सीमा ज्ञात करना संभव नहीं है, अतः किसी आयनिक कंपाउंड में आयनिक रेडियाई एक्सरे मेथड से दो न्यूक्लियस के बीच की दूरी ज्ञात करके निकालते हैं, जिसे आयनिक बॉन्ड का लेंथ कहोगे आप। यह दूरी दोनों आयन की आयनिक रेडियाई का योग होती है। ठीक है, पक्की बात है कि आपको जब NaCl यानी डिस्टेंस निकालना है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच का, यानी NaCl का बॉन्ड लेंथ निकालना है, तो आपको रेडियाई आयनिक रेडियाई पता होनी चाहिए Na पॉजिटिव की, प्लस आपको आयनिक रेडियाई पता होनी चाहिए Cl नेगेटिव की। दोनों का आयनिक रेडियस जो होगा उसे जोड़ दो और जोड़ के आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा, दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की निश्चित सीमा ज्ञात करना संभव नहीं है, अतः किसी आयनिक कंपाउंड में आयनिक रेडियाई एक्सरे मेथड से दो न्यूक्लियस के बीच की दूरी ज्ञात करके निकालते हैं। यह दूरी दो आयंस की आयनिक रेडियाई का योग होती है। यदि एक आयन का रेडियस ज्ञात हो तो दूसरे आयन का रेडियस ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है ना, एक का पता है तो दूसरे का तो निकाल ही दोगे। आयनिक रेडियस ज्ञात करना, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप इस बात का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम आयनिक रेडियस कैसे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे हम किसी भी आयन का आयनिक रेडियस। देखो यहां एक बात है, यहां एक बात स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि क्योंकि आयनिक बॉन्ड दो आइडेंटिकल एटम्स के बीच नहीं बनता है, जो आयनिक बॉन्ड बनता है वो एक ही परमाणु के एक ही तत्व के दो परमाणुओं के बीच तो नहीं बनता। मतलब कभी भी आप हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड नहीं हो सकता। Cl और Cl के बीच जो बॉन्ड बन सकता है वो आयनिक बॉन्ड नहीं हो सकता। O और O के बीच जो बॉन्ड बनता है वो कभी आयनिक बॉन्ड नहीं हो सकता। इसी तरीके से आपका नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड नहीं हो सकता। यानी आयनिक बॉन्ड कभी भी आइडेंटिकल एटम्स के बीच नहीं बनता। और ये सारे एग्जाम्पल जो मैंने आपको अभी दिए थे, ये सारे एग्जाम्पल आइडेंटिकल एटम्स के हैं, यानी एक ही तत्व के दो परमाणु जब आपस में जुड़ते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, और इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड, ना कि आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक रेडियस ज्ञात करने में प्रॉब्लम यह है कि जहां आयनिक बॉन्ड बन रहा होगा वहां दोनों जो आपके एटम्स होंगे वे आइडेंटिकल नहीं होंगे, यानी एक ही तत्व के परमाणु नहीं होंगे। क्योंकि आयनिक बॉन्ड दो आइडेंटिकल एटम्स के बीच नहीं बनता है, अतः आयनिक रेडियस को ज्ञात करना कठिन है, जिसके लिए निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो आयनिक रेडियस निकालने के कौन कौन से मेथड हैं? एक तो है लैंडे विधि, एक ब्रैग विधि और एक पोलिंग विधि। इनमें से पोलिंग विधि सबसे अच्छी है। कौन सी विधि अच्छी है? पोलिंग विधि। तो आज हम पोलिंग विधि या पोलिंग्स मेथड के बारे में ही बात करेंगे। और ध्यान रखना, ये पोलिंग विधि या पोलिंग मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझेंगे इस सारी विधि को, एकदम समझ में आ जाएगा आसानी से। तो पोलिंग विधि से किस तरह हम आयनिक रेडियस निकालते हैं किसी आयन का। इस विधि द्वारा सम इलेक्ट्रॉनिक आयंस की आयनिक रेडियस ज्ञात की जाती है। ध्यान रखना, मतलब हमें इस शब्द को ध्यान रखना है, सम इलेक्ट्रॉनिक आयंस, यानी ऐसे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो। देखो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं, एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास एक आयन है Na पॉजिटिव आयन और एक है मेरे पास F नेगेटिव आयन, इन दोनों की तुलना कर रही। चलो आपको पता कि Na पॉजिटिव आयन में यदि मैं इलेक्ट्रॉन पूछता हूं कितने होंगे,
तो पहले तो आप इसका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर लिखोगे और फिर कहोगे इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल भी गया, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन तो एक निकला हुआ होगा इसमें से, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए इसके पास? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं Na पॉजिटिव के पास। कितने होते हैं? 10। F नेगेटिव में यदि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकालनी है तो Z में आपको एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जब आता है जब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाता है किसी के पास। और इसका Z कितना होता है? 9। क्लोरीन का 9 परमाणु क्रमांक है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा आ गया, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 हो गए। तो यूं बताओ Na पॉजिटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। और F नेगेटिव के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। तो ये दोनों Na पॉजिटिव और F नेगेटिव, इन दोनों को हम कह सकते हैं कि ये दोनों सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। और ऐसी जो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती हैं उनके ऊपर ही काम करता है पॉलिंग विधि या पॉलिंग मेथड, ध्यान रखना। तो यहां लिखा हुआ है इस विधि द्वारा सम इलेक्ट्रॉनिक आयंस की आयनिक रेडियस ज्ञात की जाती है। चूंकि आयनिक रेडियस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए आर आयनिक यानी आयनिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/z इफेक्टिव, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो आयनिक रेडियस जब भी निकालनी है तो ऊपर तो आपको 1 लिखना है, नीचे में लिखना है आपको जेड इफेक्टिव। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और जेड इफेक्टिव निकालने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, जेड माइनस सिग्मा। ठीक है, यहां जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है। सिग्मा क्या है? शील्डिंग कांस्टेंट है। सिग्मा क्या होता है? शील्डिंग कांस्टेंट कह दो या स्क्रीनिंग कांस्टेंट कह दो। लेट पुट द वैल्यू ऑफ जी इफेक्टिव इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखो ऊपर ये है और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ये है जेड इफेक्टिव यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश या प्रभावी नाभिकीय आवेश कह सकते हो या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कह सकते हो। तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू रखनी है हमें और जेड इफेक्टिव हमने ये निकाला, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। तो हम रखेंगे, चलो जेड इफेक्टिव की वैल्यू रखते हैं। हमने ये जो वैल्यू थी ना, ये जो वैल्यू थी जेड माइनस सिग्मा, इसे यहां रख दिया तो हमारे पास हो जाएगा आर, और यहां लिखा हुआ है वेयर जेड का मतलब एटॉमिक नंबर, सिग्मा का मतलब शील्डिंग कांस्टेंट। लेट पुट द वैल्यू ऑफ जेड इफेक्टिव इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में मैं जेड इफेक्टिव की जगह जेड माइनस सिग्मा लिखूंगा और हमने लिखा आयनिक रेडियस आर आयनिक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस सिग्मा या प्रोपोर्शनल टू 1/z माइनस सिग्मा। और आर आयन इज इक्वल टू ए। देखो प्रोपोर्शनल का निशान हटा के जब इक्वल्स टू का निशान लगाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं कुछ ना कुछ। यहां हमने कांस्टेंट लगाया ए अपॉन जेड माइनस क्या हो गया ये? सिग्मा। इसे कह दिया इक्वेशन नंबर थर्ड। यहाँ ए क्या है? एक कांस्टेंट है। लेट यूज इक्वेशन थर्ड फॉर कैटायन एंड एनायन। इक्वेशन थर्ड को देख लो इसे ध्यान से। किसी भी आयन का आयनिक रेडियस निकालना है तो ए के अपॉन में जाना चाहिए जेड माइनस सिग्मा। ए क्या है? कांस्टेंट। लेट यूज इक्वेशन थर्ड फॉर कैटायन एंड एनायन। तो हम बिल्कुल ऐसे ही आर कैटायन इज इक्वल टू ए अपॉन जेड कैटायन माइनस सिग्मा कैटायन। इक्वेशन नंबर फोर्थ आर एनायन इज इक्वल टू ए अपॉन जेड एनायन माइनस सिग्मा एनायन। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन है। चूंकि कैटायन एंड एनायन के न्यूक्लियस के बीच की दूरी d इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। एग्जाम्पल NaF के लिए d इज इक्वल टू 2.31 एंगस्ट्रॉम होता है। ध्यान से समझना इस चीज को। NaF जो मैंने बताया था, NaF में Na पॉजिटिव के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और F नेगेटिव के पास भी 10 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो NaF एक ऐसा आयनिक कंपाउंड है जिसमें कैटायन और एनायन दोनों सम इलेक्ट्रॉनिक हैं या आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं और D दे रखा है इसके लिए 2.31 एंगस्ट्रॉम। अब देखना ध्यान से,
स्लेटर रूल के अकॉर्डिंग, यदि आप स्लेटर रूल के अकॉर्डिंग चलोगे तो Na पॉजिटिव के लिए सिग्मा की वैल्यू होती है 4.5 और F नेगेटिव के लिए भी सिग्मा की वैल्यू 4.5 होती है। तो इक्वेशन फोर्थ व फिफ्थ से, इक्वेशन फोर्थ और फिफ्थ की शक्ल देख लो आप, ये रही, ये आप Z की वैल्यू रख सकते हो, हाँ रख सकते हैं। सिग्मा की वैल्यू कितनी हुई 4.5, इसके लिए भी और इसके लिए भी, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या है, यहां बताया इक्वेशन फोर्थ और फिफ्थ से जब हम चल रहे तो Na पॉजिटिव का रेडियस जब निकालना है, आयनिक रेडियस, तो A अपॉन Z माइनस सिग्मा Z, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, माइनस सिग्मा अभी बताया Na पॉजिटिव का 4.5 होता है, तो 11 में से 4.5 गए 6.5, तो Na पॉजिटिव का रेडियस आया A अपॉन 6.5, इक्वेशन नंबर 6 कह दिया हमने इसे। फिर हम इसी तरीके से F नेगेटिव का रेडियस निकाल लेंगे, आयनिक रेडियस ऑफ F नेगेटिव इज इक्वल टू A अपॉन Z माइनस सिग्मा, और फ्लोरीन के लिए Z का मान एटॉमिक नंबर कितना होता है 9 माइनस सिग्मा, सिग्मा इसके लिए 4.5 ही होगा, तो 9 में से 4.5 गए 4.5, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। अब यदि आपको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ Na पॉजिटिव एंड F नेगेटिव, यानी बॉन्ड लेंथ निकालनी है, आयनिक बॉन्ड की लेंथ जो इन्होंने शुरू में ही दे दी थी 2.31, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो आपके पास धनायन की त्रिज्या है A अपॉन 6.5 और जो ऋणायन की त्रिज्या है A अपॉन 4.5, इन दोनों को जोड़ोगे जब तो आपके दोनों, जो आपके दोनों क्या हैं आयंस, उनके न्यूक्लियस के सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकलेगा, जिसे आपने DNF कहा। DNF हालांकि उन्होंने दे रखा है 2.31, तो DNAF डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियसेस ऑफ कैटायन एंड एनायन, तो कैटायन का आप यानी Na पॉजिटिव का रेडियस प्लस F नेगेटिव का रेडियस, Na पॉजिटिव का रेडियस ये निकाल रखा A अपॉन 6.5 और F नेगेटिव का रेडियस निकाल रखा है A अपॉन 4.5। हमने यहां से A कॉमन उठा लिया, DNAF की वैल्यू दे रखी थी 2.31, हमने लिख दी। अब हमने क्या काम करा, यहाँ A था, यहाँ A था, उठा लिया बाहर, यहाँ बचा 1 अपॉन 6.5 प्लस 1 अपॉन 4.5, और इन दोनों की नीचे तो होगी मल्टीप्लाई, एलसीएम लेने के लिए इसका वैल्यू यहाँ लिखा जाएगा, इसका यहाँ, ठीक है। सवाल ज्यों का त्यों चल रहा, 2.31 जब से ज्यों का त्यों चल रहा, A हमने बाहर निकाल लिया, 4.5 और 6.5, 6 और 4 10 और आधा आधा 1, 11 हो गए, और नीचे मल्टीप्लाई है। यदि आपने A की वैल्यू निकालनी है तो A की वैल्यू निकालने के लिए आप इसमें इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे और ये चला जाएगा अपॉन में 11, तो ये हुआ 2.31 इंटू 6.5 इंटू 4.5 अपॉन 11। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो A की वैल्यू आएगी 6.14, ये हमारे पास कांस्टेंट आ गया 6.14, ध्यान रखना क्या आया है, कांस्टेंट आया है 6.14। अब क्या करोगे, A की वैल्यू इक्वेशन 6th व 7th में रखने पर, इक्वेशन 6ठी और 7वीं देखो, A की वैल्यू यहाँ रखोगे तो Na पॉजिटिव की आयनिक रेडियस निकल जाएगी, A की वैल्यू यहाँ रखोगे तो F नेगेटिव की आयनिक रेडियस निकल जाएगी। तो हमें क्या काम करना है, इसलिए यहाँ लिखा है A का वैल्यू इक्वेशन 6 व 7 में रखने पर रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू A अपॉन 6.5 है, A की वैल्यू हमने निकाल ली, देखो ये निकाल रखी 6.14 अपॉन 6.5, इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 0.94 एंगस्ट्रॉम, तो Na पॉजिटिव आयन का रेडियस निकल गया इतना। इसी तरीके से F नेगेटिव आयन का रेडियस निकलेगा A अपॉन 4.5 से, A की वैल्यू हमने अभी निकाल ली 6.14 अपॉन यहाँ जो है ना एक मिस्टेक होगी, इसे सही कर लेना आप, ये होगी ना मिस्टेक, यहाँ क्या आना चाहिए था, ये आना चाहिए था 4.5, तो इसे तो देना काट, ठीक है, काट दोगे इसे तो आप काट देना और यहाँ लिख देना 4.5, ठीक है। कैलकुलेट करोगे इतनी वैल्यू आ जाएगी 1.36 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये गलती से लिखा गया, यहाँ क्या आना चाहिए था, यही आना चाहिए था 4.5, समझ रहे ना आप मेरी भावनाओं को, तो 1.36 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरीके से हमने
Na पॉजिटिव आयन की भी आयनिक रेडियस निकाल ली और F नेगेटिव आयन की भी आयनिक रेडियस निकाल ली। अब हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ आयनिक रेडियाई इन ए ग्रुप। एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक रेडियाई कैसे चेंज होती हैं। तो आपको पता है कि यदि आप ग्रुप नंबर फर्स्ट में जाते हो या कोई से भी ग्रुप में जाओ, ये पहले एलिमेंट का न्यूक्लियस है, ये दूसरे तत्व का न्यूक्लियस है, ये तीसरे का, और ये चौथे का, और ये पांचवे का। मान लो 5 एलिमेंट हमने ले लिए एक ग्रुप के। अब आपको पता है इसके पास एक ही ऑर्बिट है, इसके पास 2 ऑर्बिट हैं, इसके पास होंगे 3 ऑर्बिट, इसके पास होंगे 4 ऑर्बिट क्योंकि 4th पीरियड में है, इसके पास होंगे 5 ऑर्बिट क्योंकि 5th पीरियड में है। और ऑर्बिट में क्या होंगे, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन या तो इनमें से निकला हुआ होगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, या तो जैसे फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला हुआ है, इसी तरीके से इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये सारे कैटायन बन जाएंगे। जैसे सबसे ऊपर वाला बनेगा आपका Li पॉजिटिव, H होना चाहिए वैसे तो, रुक जाओ एक मिनट जरा, H की बात कर रही, चलो हम और बात करते ही नहीं, H की बात करेंगे। चलो ऊपर होना चाहिए H पॉजिटिव आयन, Li पॉजिटिव आयन, Na पॉजिटिव आयन, K पॉजिटिव आयन, Rb पॉजिटिव आयन, H Li Na K Rb, फिर CS, फिर Fr। तो यदि मैं कहूं आपको कि इनमें से सबसे छोटा आयनिक रेडियस किसका है, तो आप कहोगे कि सर सबसे छोटा है H पॉजिटिव का। H पॉजिटिव आयनिक रेडियस क्यों है सबसे छोटा, क्योंकि इसके पास केवल एक ही ऑर्बिट है। इससे बड़ा आयनिक रेडियस Li पॉजिटिव का होगा क्योंकि इसके पास 2 ऑर्बिट हैं। उससे बड़ा Na पॉजिटिव का होगा क्योंकि इसके पास कितने ऑर्बिट हैं, 3। उससे बड़ा होगा K पॉजिटिव का, और उससे बड़ा Rb पॉजिटिव का। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे आते हो, ऊपर से नीचे आने पर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स या नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, बढ़ते हैं। और जिस तरीके से एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, इसी तरीके से आयनिक रेडियस भी क्या होती है, बढ़ती है। तो यहां लिखा हुआ है किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ने के कारण आयनिक रेडियाई भी बढ़ती है, जिस प्रकार एटॉमिक रेडियाई बढ़ती है। अब हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ आयनिक रेडियाई इन ए पीरियड। किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाओगे आप, ऐसे यूं जा रहे, तो यूं जाने से आपको पता है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स तो चेंज होने के नहीं कभी भी, और नंबर ऑफ ऑर्बिट्स नहीं चेंज होने के तो ज्यादातर बच्चे सोचते हैं कि आयन का रेडियस अपरिवर्तित रहेगा यदि लेफ्ट से राइट चलोगे आप, पर नहीं। क्या होता है जब आप लेफ्ट से राइट चलते हो तो क्या होता है, लेफ्ट से राइट चलने पर जो आपका Z की वैल्यू है, Z एटॉमिक नंबर बढ़ता है, और जब Z बढ़ता है तो Z इफेक्टिव भी बढ़ता है। Z इफेक्टिव कह दो या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कह दो, या फिर आप न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी कह सकते हो, ये चीज बढ़ जाती है। और जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज तो घटेगा ही, फिर आयनिक रेडियाई का साइज घटेगा। ये बिल्कुल परिवर्तन जैसा आपका एटॉमिक रेडियाई में चेंज होता है ना किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर या फिर पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर, बिल्कुल इसी तरीके से चेंज होता है पीरियड में। आयनिक रेडियाई में भी इसी तरीके से चेंज होता है जैसे एटॉमिक रेडियाई में होता है। ठीक है, तो किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण आयनिक रेडियाई घटती है। अब देखो, अब टॉपिक बहुत बढ़िया है। टॉपिक है कैटायन मेन एटम से छोटा होता है। जो भी कैटायन होगा वो मुख्य परमाणु से क्या होगा, छोटा होगा। कैसे होगा समझ लो आप ध्यान से। कैटायन मुख्य परमाणु से छोटा कैसे होता है, मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा आपको। इस चीज को पेज पे ले रहा मैं, और उस पेज पे देखो पढ़ेंगे। देखो ध्यान से देखना बिल्कुल एकदम। आप यहाँ एक चीज देख रहे होंगे कि हमारे पास ये एक क्या है, सोडियम का एटम है, और सोडियम के एटम के
पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी में 8 है और तीसरी में 1 है। 2 8 1 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 11। तो इलेक्ट्रॉन 11 तो प्रोटॉन भी 11 होंगे, न्यूट्रॉन इसमें होते हैं 12। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसमें 12 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब देखना ध्यान से जरा। अब हम बात करेंगे, जिस तरह हमने इसकी बात करी ना, इसी तरीके से हम यूं कह रहे कि हमने क्या काम करा, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन था, एक ही तो था ये, और वही इलेक्ट्रॉन निकल गया। देखो माइनस इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन निकलने से ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट ही क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट खत्म हो गया तो 2 ही ऑर्बिट बचे इसके पास, जिसमें से पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8। और ये तो था Na का एटम, और ये बन गया Na पॉजिटिव आयन। देखो Na पॉजिटिव आयन बन गया ना ये। तो सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल के वो सोडियम के धन आयन में या कैटायन में कन्वर्ट हो गया। इससे क्या 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 हुआ? इससे पहले प्रॉब्लम तो ये हुई कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट खत्म हो गया, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट रहा ही नहीं है। और दूसरी प्रॉब्लम ये हुई कि इलेक्ट्रॉन्स भी घट गए। ठीक है भाई, पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे? 11 थे। अब इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 10। प्रोटॉन तो पहले भी 11 थे, अब भी प्रोटॉन 11 हैं। न्यूट्रॉन तो पहले भी 12 थे, अब भी न्यूट्रॉन 12 हैं। कौन घटा? इलेक्ट्रॉन। और कौन घटी? कक्षा। जब ऑर्बिट घट गया तो आयनिक रेडियाई तो घटेगी। इसका मतलब साफ है कि आपका जो धनायन है, जो भी धन आयन है, कैटायन है, ये है Na पॉजिटिव आयन। ये जो कैटायन है, और एटम कौन सा था? सोडियम एटम था। तो सोडियम एटम से छोटी होती है कैटायन की रेडियस। यदि मैं कह दूं रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव आयन और रेडियस ऑफ सोडियम एटम, दोनों का कंपैरिजन करो, तो सोडियम के एटम का रेडियस बड़ा होगा, सोडियम के धनायन का रेडियस छोटा होगा। कारण यह है कि कक्षा की संख्या क्या हो जाती है? घट जाती है। देखो बिल्कुल वही बात यहां मैंने आपको बता रखी है। अब आपको लिखना है तो कैसे लिखना है? जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वह कैटायन में बदल जाता है, तो उसके ऑर्बिट का नंबर घट जाता है, अतः उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी घट जाता है, जिसके कारण साइज घट जाता है। कैटायन, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है? बढ़ेगा। यदि ध्यान रखना, यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घटते हैं और प्रोटॉन उतने ही रहते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसके कारण साइज क्या होता है? घट जाता है। कैटायन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने के साथ साथ उसका साइज घटता है। जैसे Na का साइज 1.57 एंगस्ट्रॉम है, जबकि Na पॉजिटिव का साइज होता है 0.95 एंगस्ट्रॉम। तो यूं बताओ, ये कैटायन का जो साइज है या रेडियस है, वो इसके ओरिजिनल एटम से तो छोटा ही है। कैटायन का रेडियस तो छोटा होता है एटम से, एटम का इतना है, कैटायन का इतना है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। यदि कहीं से Na डबल पॉजिटिव बन जाता है ना, तो उसका आपका आयनिक रेडियस और भी ज्यादा छोटा होता है। तो जैसे यहाँ देखो, Fe का रेडियस कितना है? 1.26 एंगस्ट्रॉम। Fe डबल पॉजिटिव का कितना है? 0.76 एंगस्ट्रॉम। Fe ट्रिपल पॉजिटिव का कितना है? 0.64 एंगस्ट्रॉम। तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना है? Fe का 0 है, यहाँ कितना है? +2 है, और यहाँ कितना? +3। जितना भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा उतना ही साइज घटेगा। ये बात लिखी हुई ऊपर देख लो, चाहे आप, यहाँ लिखा हुआ है कैटायन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने के साथ साथ उसका साइज घटता है। क्लियर होगी बात? चलो अगली बात कर रहे हैं हम। इसका जस्ट अपोजिट फैक्ट है कि एनायन मेन एटम से बड़ा होता है। जैसे ये क्लोरीन एटम है 2 8 7, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, अब हो गए 2 8 8। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स तो यहाँ भी 3 थे, यहाँ भी 3 है। पर Cl नेगेटिव आयन में एक खासियत है कि बाहर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, और इलेक्ट्रॉन बढ़ने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा का मतलब न्यूक्लियर अट्रैक्शन घटेगा, और न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगा घटेगा तो ये ऑर्बिट पहले भी 3 थे, अब भी 3 है, पर ये अब जो 3 ऑर्बिट हैं इनमें न्यूक्लियर अट्रैक्शन घट चुका है, जिसकी वजह से तीनों ऑर्बिट बहुत दूर दूर रहेंगे न्यूक्लियस से। इसके तीनों ऑर्बिट के मुकाबले क्लोरीन एटम के
ऑर्बिट न्यूक्लियस के पास रहेंगे, जबकि Cl नेगेटिव आयन यानी क्लोरीन के ऋणायन के ऑर्बिट दूर दूर रहेंगे। ठीक है, इसलिए आपका जो ऋणायन होता है, जो एनायन होता है, उसका साइज एटम से, मेन एटम से बड़ा होता है। यहाँ हेडिंग यही तो है, एनायन मेन एटम से बड़ा होता है। जब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं और वह एनायन में बदलता है तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स तो नहीं बदलते, बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाता है, अर्थात न्यूक्लियर अट्रैक्शन घट जाता है, अतः साइज बढ़ जाता है। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दे रखा है, Cl का जो रेडियस है, एटॉमिक रेडियस 0.99 एंगस्ट्रॉम है, जबकि Cl नेगेटिव आयन का होता है 1.81 एंगस्ट्रॉम। देखो बढ़ गया ना साइज। तो ध्यान रखना आप इस चीज को। पता मैंने क्या समझाया? मैंने समझाया कि मान लो हमारे पास एक एटम A है और इस एटम A में से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया और उसे A पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, और या फिर आपने इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया और इसे A नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया। तो A नेगेटिव का जो रेडियस होगा ना, वो सबसे बड़ा होगा, और A का जो रेडियस होगा वो छोटा होगा, और इससे भी छोटा होगा A पॉजिटिव यानी कैटायन का रेडियस। ये बात दोनों बहुत कमाल की बातें हैं ये दोनों। ठीक है, सबसे छोटा एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस होता है किसका? किसका होता है सबसे छोटा? कैटायन का, पॉजिटिव आयन का। उससे बड़ा एटम का, और सबसे बड़ा एनायन का। चलो अगली बात कर रहे हो। अब यहां तक तो हो गया। देखो, रासायनिक व्यवहार को समझाने में इसके अनुप्रयोग। देखो नंबर 1, कैटायन एंड एनायन की रेडियस के रेशो से क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी मिलती है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा है। नंबर 2, कैटायन एंड एनायन की रेडियस से उनके बीच बनने वाले बॉन्ड का नेचर पता चलता है, क्योंकि बड़े कैटायन व छोटे एनायन के बीच आयनिक बॉन्ड बनता है, जबकि छोटे कैटायन और बड़े एनायन के बीच कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ध्यान रखना। उसके बाद आपको यह भी ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन की एसिडिटी कैटायंस के हाइब्रिडाइजेशन के कारण होती है। ठीक है, सॉल्यूशन की एसिडिटी कैटायन के हाइड्रेशन के कारण होती है, जब कैटायन पानी में घुलता है। छोटे कैटायन अधिक हाइड्रेशन दिखाते हैं, अतः अधिक एसिडिक सॉल्यूशन देते हैं। ध्यान रखोगे? बस इतना पढ़ना बेटे आज हमें। हमारा ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।